हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 35। तो दोस्तों, हमारे 34 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो दोस्तों उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट को। इस प्रैक्टिस सेट में पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस जैविक प्रक्रिया के द्वारा शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को बाहर निकाला जाता है। तो कौन सी जैविक प्रक्रिया होती है वो? अवायवीय श्वसन, स्वेदन, वायवीय श्वसन या फिर उत्सर्जन? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो उत्सर्जन होती है। वो जैविक प्रक्रिया क्या होती है? उत्सर्जन होती है, जिससे जो हानिकारक चयापचय जो अपशिष्ट होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है शरीर से। तो दोस्तों, ये उत्सर्जन जो प्रक्रिया होती है इसमें प्राथमिक रूप से वृक्क यानी कि किडनी, जो किडनी होती है इसको सबसे प्राथमिक माना जाता है अपशिष्टों को बाहर निकालने के लिए। तो दोस्तों, इस उत्सर्जन में क्या क्या चीजें निकलती हैं? इसमें निकलता है अमीनो अम्ल। क्या निकलता है? अमीनो अम्ल निकलता है, यूरिया निकलता है, यूरिया होता है, अमोनिया होता है और यूरिक एसिड भी होता है। ये सभी पदार्थ इस उत्सर्जन में बाहर निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू कर दूसरा देखेंगे। अपना दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रतान पौधे का उदाहरण है? मटर के पौधे, पपीता, कैक्टस या छुई का पौधा? तो इसका सही आंसर होगा, जो प्रतान पौधे होते हैं वो है मटर। ये क्या होते हैं? इनको दोस्तों, ये जो पौधे होते हैं इनको किसी न किसी सहारे यानी कि ये दूसरे पौधे की सहायता लेते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मटर। क्योंकि दोस्तों पपीता ये अकेला खड़ा रह सकता है, कैक्टस भी अकेला रह सकता है, छुई का पौधा भी अकेला है, लेकिन जो मटर के पौधे होते हैं एक बेलनुमा संरचना होती है, जिसको किसी न किसी चीज की आवश्यकता होती है उसको स्थिति, अपनी स्थिति के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, पृथ्वी और बादलों अथवा बादलों की विभिन्न सतहों के बीच जो विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया के कारण होती है, उनके विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया के कारण क्या होता है? आकाशीय विद्युत होता है, गड़गड़ाहट, बादलों का फैलाव या फिर वर्षा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जो आकाशीय विद्युत होती है वो पृथ्वी और बादलों अथवा बादलों की विभिन्न सतहों के बीच विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया के कारण होती है। यानी कि जो बिजली चमकती है वो विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया के कारण होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है? तो प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता क्या है? उतार, वी आकार की घाटी, वर्गीकृत उथली घाटी या फिर गार्ज? तो इसका सही आंसर होगा वर्गीकृत उथली घाटी होती है जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं। प्रायद्वीपीय यानी कि दोस्तों भारत का जो निचले हिस्सा होता है इसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो यहाँ पर जो भी नदियां होती हैं, जो भी नदी बहती है उसको प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। तो इसकी विशेषता पूछी गई है कि इसमें से एक कौन सी विशेषता होती है प्रायद्वीपीय नदियों की? तो इसकी जो वर्गीकृत उथली घाटियां होती हैं ये प्रायद्वीपीय जो नदी होती हैं उनकी विशेषता होती है। और दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदियां जो होती हैं ये वर्षा पर निर्भर करती हैं। किस पर निर्भर करती हैं? ये वर्षा पर निर्भर करती हैं। ये एक मौसमी नदियां होती हैं। कैसी होती हैं? मौसमी नदियां होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, तांत साड़ी मूलतः किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से, गोवा से, जम्मू कश्मीर या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो जो तांत साड़ियाँ होती हैं वो कहाँ से संबंधित हैं? वो पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। जैसे कि दोस्तों बनारसी साड़ियाँ होती हैं बनारस से संबंधित होती हैं, उसी तरह से तांत साड़ी जो है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है 6, अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच विभाजक का कार्य निम्न में से कौन करता है? तो जो एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप है इनके बीच में विभाजक का कार्य कौन करता है? हिमालय करता है, लाल सागर, माउंट एवरेस्ट या वांगो नदी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लाल सागर करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, जो लाल सागर है अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच विभाजन का कार्य करता है। दोस्तों एक नहर और है, एक नहर है जो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के विभाजन का कार्य करती है, वो है सुएज नहर। कौन सी नहर है?
ये स्वेज नहर है और ये स्वेज नहर कहाँ स्थित है? ये है मिस्र में। कहाँ पर है? मिस्र में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, यूएस ओपन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, इसका संबंध किस खेल से है? तो जो यूएस ओपन एक ग्रैंड स्लैम है, इसका संबंध किससे है? वॉलीबॉल से, क्रिकेट से, टेनिस से या खो खो से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जो यूएस ओपन है ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। तो दोस्तों ये ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट होते हैं 4 होते हैं। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम। दूसरा होता है फ्रेंच। कौन सा होता है? फ्रेंच। तीसरा होता है विंबलडन। कौन सा होता है? विंबलडन। चौथा होता है यूएस ओपन। ठीक है दोस्तों, यूएस ओपन, ये 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, 1717 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया? बहादुर शाह प्रथम ने, औरंगजेब ने, अकबर द्वितीय ने या फिर फर्रुखसियर ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जो फर्रुखसियर थे मुगल बादशाह, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया था। और ये फरमान किससे संबंधित था? ये फरमान था जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके व्यापार से संबंधित था। व्यापार के लिए एक फरमान जारी किया गया था 1717 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 9, प्रसिद्ध ज्वालामुखी देवी मंदिर के कांगड़ा जिले में स्थित है। किस राज्य के या किस केंद्र शासित प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है ज्वाला देवी मंदिर? दिल्ली में, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर होगा जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है ज्वालामुखी देवी मंदिर। तो दोस्तों जो ज्वालामुखी देवी मंदिर है इसको महाशक्ति पीठ मानते हैं। क्या मानते हैं? ये एक महाशक्ति पीठ है। इसमें क्या हुआ था, जो सती थी, जो सती माता थी, उनकी जीव यहाँ पर माना जाता है, उनकी जीव यहाँ गिरी थी। तो इसको एक महाशक्ति पीठ के रूप में भी जाना जाता है, ज्वालामुखी देवी मंदिर को, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, सिक्के को पानी के अंदर रखने पर यह खड़ा हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकीर्णन, विरलीकरण या फिर प्रसरण? तो इसका सही आंसर है जो प्रकाश का अपवर्तन है, ऑप्शन नंबर 1। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्के को पानी के अंदर रखने पर यह खड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो दोस्तों जब प्रकाश जल से यानी कि पानी से बाहर हवा में आता है तो उसको जो प्रकाश की जो दूरी होती है वो लंबवत दूरी से थोड़ी सी अलग हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो सिक्का है वो वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से यह सिक्का खड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है 11, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शांति, समृद्धि, सुशासन से संबंधित नियम निम्न में से कौन बना सकता है? राष्ट्रपति बना सकते हैं, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो इसका सही आंसर है ये बना सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति इनके लिए नियम किस अनुच्छेद के तहत बना सकते हैं? तो ये अनुच्छेद है 240 के तहत। अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शांति, समृद्धि और सुशासन से संबंधित नियम बना सकते हैं। अगला प्रश्न है 12, सिनाई प्रायद्वीप निम्न किस देश में स्थित है? वियतनाम में, मिस्र में, मैक्सिको में या फिर ईरान में? तो जो सिनाई प्रायद्वीप है ये कहाँ स्थित है? ये मिस्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों ये भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में स्थित है सिनाई प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों वाले और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? यानी कि जो अनुसूचित जातियां हैं और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 244 में, अनुच्छेद 243 में, अनुच्छेद 241 या फिर अनुच्छेद 233? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 244 में दिया गया है, अनुसूचित जाति और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 244। और ये किस अनुसूची में वर्णन है? ये 6वीं अनुसूची में वर्णन है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इनके जो आदिवासी जनजाति हैं और अनुसूचित जाति हैं
उनके प्रशासन से संबंधित है 6वीं अनुसूची में और अनुच्छेद 244 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 14। वैद्युत संयोगी यौगिक सामान्यतः में घुलनशील होते हैं। किस में घुलनशील होते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक? डीजल में, केरोसिन में, जल में या फिर पेट्रोल में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये जल में घुलनशील होते हैं। और ये जल में क्यों घुलनशील होते हैं? क्योंकि दोस्तों जल में जो धनात्मक जो आवेश होते हैं, इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो कमजोर होता है, जिसकी वजह से वैद्युत संयोजी यौगिक इसमें घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है 15। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के मुख्यतः से लिया गया है। किस संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकारों को? अमेरिकी संविधान से, जर्मनी के संविधान से, ब्रिटेन के या फिर सोवियत संघ के संविधान से? तो जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं ये अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं ये किस भाग से संबंधित हैं? ये भाग 3 से संबंधित हैं, जो कि 12 से लेके 35 अनुच्छेद में बताया गया है मौलिक अधिकारों को, 12 से लेके 35 तक। और ये अमेरिकी संविधान के विल ऑफ राइट से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 6। प्रकाश के दूर तने के भाग में कोशिकाओं के तेजी से बढ़ने का कारण क्या है? ऑक्सिन, विद्युत आवेग, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होता है? ऑक्सिन एक पादप हार्मोन होता है। क्या होता है? पादप हार्मोन होता है जो प्रकाश के दूर तने के भाग में कोशिकाओं के तेजी से बढ़ने का कारण होता है, ऑक्सिन हार्मोन। अगला प्रश्न है 17। किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या और साथ ही बीमारी के कारण विकलांगता की स्थिति में बिताए गए कुछ वर्षों का अनुमान लगाने के लिए किस संकेतक का उपयोग किया जाता है? तो किस संकेतक का उपयोग करते हैं? बीमारियों का वैश्विक भार, वैश्विक स्वास्थ्य सूचक, मानक विकास सूचकांक या फिर विश्व स्वास्थ्य सूचकांक? तो दोस्तों जो बीमारी के कारण समय से पहले जो व्यक्ति मर जाते हैं या फिर बीमारी के कारण जो विकलांग हो जाते हैं, उनके लिए एक संकेतक यानी एक सूचक या फिर सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बीमारियों का वैश्विक भार। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। और ये 1990 के दशक में डब्ल्यूएचओ यूएन के द्वारा इसको ये संकेतों को यानी कि इस सूचक को जारी किया गया था 1990 के दशक में पहली बार। अगला प्रश्न है 18। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्न में से किसके खातों की जांच करता है? तो किसके खातों की जांच कर सकते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक? केवल राज्य सरकार की, न तो राज्य और न ही केंद्र सरकार की, राज्य और केंद्र सरकार दोनों की, या फिर केवल केंद्र सरकार की? तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के खातों की जांच कर सकते हैं। दोस्तों ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये आर्टिकल 148 यानी 148 में बताया गया है कैग को, CAG को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। एथलीट हिमा दास का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो जो एथलीट हैं हिमा दास ये किस राज्य से संबंधित हैं? तेलंगाना से, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र या फिर असम? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, असम से संबंधित हैं हिमा दास। ये एक एथलेटिक्स हैं, एथलीट हैं। कौन है ये? एक एथलीट हैं। और ये किस राज्य से संबंधित है? असम से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर होगा जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। और ये कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। और जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये अरावली पर्वत, कौन सा? अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत को जो जंक्शन है इन दोनों के जंक्शन पर स्थित है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है 21। लाल कंगारू निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय पशु है? दक्षिण अफ्रीका का, चिली का, न्यूजीलैंड का या फिर ऑस्ट्रेलिया का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4,
ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। लाल कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का एक राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न है 22, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उद्गम कहाँ से होता है? अरब सागर से, हिमालय से, भूमध्य सागर या फिर बंगाल की खाड़ी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भूमध्य सागर से उद्गम होता है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का। और ये जो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ होते हैं ये कम दबाव वाले होते हैं। कैसे होते हैं? कम दबाव वाले चक्रवात होते हैं। और ये जो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ है इसके कारण भारत में वर्षा का कारण बनती है। किसका? वर्षा का कारण बनते हैं। अगला प्रश्न है 23, ध्वनि की तीव्रता अथवा मंदन का इसके इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है ध्वनि की तीव्रता अथवा मंदन को? समय अंतराल के कारण, दोलन, आवृत्ति या फिर आयाम? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आयाम के कारण, आयाम या फिर कंपन के कारण। किसके? कंपन के कारण जो है ध्वनि की तीव्रता अथवा मंदन को निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न 24, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, इसके सदस्यों के बीच में से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा? तो इसका सही आंसर है इसके सदस्यों के बीच में से। इसके सदस्यों के बीच में से ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। और दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के ही बारे में बताया गया है। दोनों के ही चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 93। और ये क्या होता है? इसी में से जो लोकसभा होती है उसी के सदस्यों में से ही एक लोकसभा का अध्यक्ष और एक लोकसभा का उपाध्यक्ष चुने जाते हैं उनके साधारण बहुमत के द्वारा, सदन की साधारण बहुमत के द्वारा। अगला प्रश्न है 25, वर्ष 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहाँ धावा बोला? लाहौर में, चिटगांव में, कानपुर में या फिर नासिक में? तो 1930 ईस्वी में सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने चिटगांव में धावा बोला था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस जो धावा बोला था ये एक क्रांतिकारियों के द्वारा एक आंदोलन या फिर एक विद्रोह था। तो ये इसको एक और नाम से जाना जा सकता है जिसको बोलते हैं चटगांव शस्त्रागार छापा। चटगांव शस्त्रागार छापा जिसका नेतृत्व किया था सूर्यसेन ने। और दोस्तों सूर्यसेन का एक अन्य नाम है यानी उपनाम है, इनको बोला जाता था मास्टर दा। मास्टर दा के नाम से जाना जाता था इनको। ठीक है। अगला प्रश्न है 26, निम्न में से किसे भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन कौन है? विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा या फिर विधान परिषद? तो भारतीय संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों भारतीय संसद के 2 सदन है, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। राज्यसभा का अन्य नाम भी है, इसको बोलते हैं राज्य की परिषद। राज्य की परिषद इसको बोला जा सकता है। और इसका किस अनुच्छेद में वर्णन है? ये है आर्टिकल 80 में। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। और ये एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? एक स्थायी सदन है और इसी को उच्च सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है 27, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको सार्क कहते हैं, में शामिल नहीं है? यानी सार्क में ऐसा कौन सा देश है जो शामिल नहीं है? चीन, मालदीव, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान? तो इसका सही आंसर होगा चीन। चीन जो है ये सार्क में शामिल नहीं है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में शामिल नहीं है चीन। सार्क की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? ये 1985 ढाका में की गई थी। 1985 में ढाका में की गई थी। इसके जो 7 सदस्य थे जो कि संस्थापक सदस्य थे, जिसमें भारत, पाकिस्तान, मालदीव, पाकिस्तान, भारत, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान, ये सभी 7 जो देश थे ये इसके संस्थापक सदस्य थे। लेकिन इसमें जो चीन था ये नहीं है इसका सदस्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 है, तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की थी? तीसरे तमिल जो संगम हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कालिदास ने, नक्कीरार ने, वसुमित्र ने या फिर चाणक्य ने? तो इसका सही आंसर होगा, इसकी जो अध्यक्षता की थी नक्कीरार ने की थी।
और ये कहाँ पर हुआ था? तीसरा तमिल संगम ये हुआ था मदुरई में। कहाँ हुआ था? ये हुआ था मदुरई में सम्मेलन संगम। अगला प्रश्न है 29। ओलंपियाड शब्द वर्ष की समयावधि को व्यक्त करता है। कितने वर्ष की? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो जो ओलंपियाड शब्द है ये 4 वर्ष की समयावधि को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों जो ओलंपियाड है ये किससे संबंधित है? ये ओलंपिक से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओलंपिक से संबंधित है। और ओलंपिक जो आधुनिक ओलंपिक है इनकी शुरुआत कब से हुई थी? तो ये 1896 से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो कितने सदस्य? 100 सदस्य, 12, 50 या 9? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। कितने? 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। और ये 12 सदस्य किस क्षेत्र से संबंधित होंगे? साहित्य, कला, विज्ञान आदि के क्षेत्रों से जो संबंधित व्यक्ति हैं उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न है 31। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 में, 1857 में, 1909 में या फिर 1773 में? तो जो पिट्स इंडिया एक्ट कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। कब हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था? 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। और इसी एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके वाणिज्य और राजनीतिक जो कार्य थे उनमें अंतर बताया गया था, उनमें अंतर स्थापित किया गया था। और यह पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए पहला कदम उठाया गया था। अगला प्रश्न है 32। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कहलाती है? क्या कहलाती है? ताप, घनत्व, आर्द्रता या फिर श्यानता? तो जो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा होती है उसको आर्द्रता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 33। किस शासक ने ताजमहल का निर्माण कराया था? बाबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या फिर हुमायूं ने? तो ताजमहल का जो निर्माण करवाया था वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया गया था और ये सफेद संगमरमर से निर्मित है। सफेद संगमरमर से निर्मित है। और आगरा का जो ताजमहल है यानी कि ये ताजमहल कहाँ स्थित है? ये आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। और ये शाहजहां के द्वारा 1631 से लेकर 1648 के बीच इसका निर्माण करवाया गया था। कब से? 1631 से लेकर 1648 के बीच। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है। खेलों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? अवशिष्ट सूची से, केंद्रीय सूची से, समवर्ती सूची से या फिर राज्य सूची से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राज्य सूची से संबंधित है। तो आर्टिकल 246 के तहत जो अनुसूचियां हैं, 7वीं जो अनुसूची है उसमें 3 सूचियों के बारे में बताया गया है। पहली है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। जिसमें से जो राज्य सूची है उसमें जो खेल का विषय है जो राज्य सूची से संबंधित है। खेल का विषय किसके अंतर्गत आता है? ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 35। विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के लिए गुजराती भाषा में एक साप्ताहिक पत्र सत्य प्रकाश का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो सत्य प्रकाश का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा, करसन दास मूल जी के द्वारा या फिर वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा? तो सत्य प्रकाश का प्रकाशन किया गया था करसन दास मूल जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। और ये किस भाषा में था? ये गुजराती भाषा में था और एक साप्ताहिक पत्र था। और इसकी जो शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? 1855 से की गई थी। कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1855 से। अगला प्रश्न है 36। आधुनिक आवर्त सारणी में सोडियम, जिसको Na कहते हैं, का परमाणु क्रमांक कितना है? 33, 22, 11 या फिर 44? तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों सोडियम एक
अभिक्रियाशील धातु है। कैसी धातु है? एक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए इसको केरोसिन या फिर मिट्टी के जो तेल होता है, मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है, केरोसिन में इसलिए रखा जाता है। अगला प्रश्न है 37। निम्न में से गंगा की निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है? सोन नदी, यमुना नदी, कोसी नदी एवं गंडक नदी। तो ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सोन नदी। सोन नदी गंगा नदी की प्रायद्वीप की एक ऐसी नदी है जो जो प्रायद्वीपीय भाग से निकलती है और गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। इसका उद्गम है मध्य प्रदेश की जो अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी। अगला प्रश्न है 38। भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन निम्न में से कौन सी है? एचबीजे पाइपलाइन, कांडला भटिंडा पाइपलाइन, बरौनी कानपुर पाइपलाइन या फिर हल्दिया कोलकाता पाइपलाइन। तो इसका सही आंसर है एचबीजे जो पाइपलाइन है, ये भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन है और इसकी जो कुल लंबाई है ये 1750 किलोमीटर है। 1750 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कितनी है? 1750 किलोमीटर। और इसका जो एचबीजे का पूरा नाम क्या है? ये है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन। ठीक है। अगला प्रश्न है 39। भारत सरकार में केवल नाम मात्र की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास, उपराष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री या फिर स्पीकर। तो इसका सही आंसर है जो भारत सरकार में केवल नाम मात्र की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों जो वास्तविक शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्ति इसलिए होती है क्योंकि वो कोई भी कार्य करता है तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है, इसलिए इसके पास नाम मात्र की शक्ति होती है। अगला प्रश्न है 40। कंबोडिया का नीम पेन्ह यानी कि यहाँ पर होगा नोम पेन्ह शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साल्विन नदी, इरावती नदी, मेकांग नदी या फिर चाओ फ्राओ नदी। तो जो कंबोडिया का नोम पेन यानी कंबोडिया की जो राजधानी है नोम पेन, ये मेकांग नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, मेकांग नदी के किनारे। अगला प्रश्न है 41। किस देश को निर्यात किए गए माल पर लगाए गए कर को कहा जाता है? यानी कि किसी देश में जो निर्यात किए हुए माल पर जो कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? निर्यात शुल्क, विदेशी व्यापार, निर्यात नीति, निर्यात को बढ़ाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसको निर्यात शुल्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 42। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा? दांडी में, दिल्ली में, कलकत्ता में या फिर लाहौर में। तो 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो नमक कानून था ये दांडी में जाकर तोड़ा था। और दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 12 मार्च 1930 से इन्होंने अहमदाबाद के जो साबरमती आश्रम है वहां से लेकर दांडी तक और ये 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने इस सत्याग्रह को समाप्त किया था 6 अप्रैल 1930 में। और ये कहाँ समाप्त किया था? दांडी में। शुरुआत की थी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। अगला प्रश्न है 43। केरल प्रसिद्ध है किसके लिए? मंदिरों का शहर, ईश्वर का अपना देश, ईश्वर का वरदान या फिर गुलाबी शहर। तो केरल को एक और नाम से जाना जा सकता है जिसको बोलते हैं ईश्वर का अपना देश। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों गॉड्स ऑन कंट्री, GODS, गॉड्स ऑन कंट्री, ये 1989 में केरल के पर्यटन के द्वारा एक टैग लाइन बनाई गई थी। टैग लाइन क्या थी? गॉड्स ऑन कंट्री। अगला प्रश्न है 44। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? कानून और न्याय मंत्री, महाधिवक्ता, भारत के महान्यायवादी या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो जो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो होता है भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। भारत के महान्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ये है आर्टिकल 76 में। किसमें? आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है, जो कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी
एवं भारत का जो मुख्य कानूनी सलाहकार होता है वो भारत के महान्यायवादी होते हैं। अगला प्रश्न है 45, निम्न में से किस स्थान को भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर पूर्वी राज्य को, कच्छ को, पश्चिमी हिमालय या फिर दक्कन का पठार। तो जो भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है वो है दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 46 है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, स्वामी विवेकानंद ने या फिर रामकृष्ण परमहंस ने? तो इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? ये है वेल्लूर मठ हावड़ा में इस रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है 47, कूच विहार ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? टेबल टेनिस से है, शतरंज से, बास्केटबॉल से या फिर क्रिकेट से? तो जो कूच विहार ट्रॉफी है इसका संबंध है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। और ये कैसी है? ये एक राष्ट्रीय क्रिकेट टीम यानी कि राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट है और इसकी जो शुरुआत की गई थी 1945-46 से इसकी शुरुआत की गई थी कूच विहार ट्रॉफी की। और ये क्रिकेट यानी नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट है। अगला प्रश्न है 48, संसद में केवल दोनों सदनों के सामान्य बहुमत द्वारा ही भारतीय संविधान के निम्न में से किस प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक अधिकारों में, संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव में, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो दोस्तों ऐसा कौन सा संशोधन है जो साधारण बहुमत यानी कि सामान्य बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है संसद और राज्य विधानमंडल के जो चुनाव हैं इनको सामान्य बहुमत द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों संशोधन की जो प्रक्रिया है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। किस में है? अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया है। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका। किससे? साउथ अफ्रीका का जो संविधान है वहां से संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। अगला प्रश्न है 49, किसी संस्था या व्यक्ति से जुड़े किसी श्रमिक को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जाता है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? बेरोजगारी व्यक्ति, नियमित वेतन भोगी कर्मचारी, नियोजित व्यक्तियों के अधीन या फिर स्वनियोजित व्यक्ति? तो ऐसी कोई संस्था या व्यक्ति से जुड़े किसी श्रमिक जो नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जाता है यानी वेतन पाता है तो उसको बोलते हैं नियमित वेतन भोगी कर्मचारी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 है, अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए निम्न में से किस खेल का प्रयोग किया जाता है? ताइक्वांडो को, तलवारबाजी का, घुड़सवारी या फिर हैंड स्टैंड? तो यानी जो अंतरिक्ष यात्री हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं जो लोग, उनको प्रशिक्षण करने के लिए यानी कि उनको प्रशिक्षित करने के लिए कौन सा खेल प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हैंड स्टैंड। उनको प्रशिक्षित करने के लिए हैंड स्टैंड या फिर फ्लिप का भी प्रयोग किया जाता है यानी कि फ्लिप का भी प्रयोग करते हैं। और इसमें और भी खेल खेले जाते हैं जैसे बास्केटबॉल है, शतरंज है, इनको सभी को खेला जाता है जीरो गुरुत्वाकर्षण करके। क्या करके? जीरो गुरुत्वाकर्षण करके। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर 50 प्रश्न जीके जीएस के कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरह से आपके पास प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।